अरे, ये कैसे हो गया? ग्लोबल स्फेयर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की इकोनॉमी से जुड़ी एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर के बारे में। चलिए इसका एक डीप एनालिसिस करते हैं। आप देखिए, ये एक बहुत ही अजीब पहेली है ना? एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है और दूसरी तरफ इसकी ग्लोबल रैंकिंग नीचे आ गई है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस बड़ी खबर की बात करते हैं जिसने सबको चौंका दिया है। IMF के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाई है। भारत, जो कुछ ही समय पहले दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया था, वो अब फिसलकर छठे नंबर पर आ गया है। जी हाँ, यूके से भी पीछे। और यहीं पर वो विरोधाभास, वो पैराडॉक्स खुलकर सामने आता है। देखिए, एक तरफ है रियल GDP ग्रोथ, मतलब देश के अंदर जो असल में काम हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो तो बहुत मजबूत है। IMF भी कह रहा है कि ये और तेजी से बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हम इसी इकोनॉमी को US डॉलर्स में मापते हैं, रैंकिंग सीधा चौथे से खिसककर छठे नंबर पर पहुंच जाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस अजीब सी सिचुएशन के पीछे दो मेन टेक्निकल वजह हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। रैंकिंग में इस गिरावट के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि नॉमिनल GDP के जो अनुमान थे उन्हें घटा दिया गया है, और दूसरा, जो शायद सबसे बड़ा कारण है, वो है भारतीय रुपए की कीमत में आई जबरदस्त गिरावट। अब इसको समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये नॉमिनल GDP होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश में बनने वाले सारे सामान और सर्विसेज की टोटल वैल्यू है उस समय की मार्केट प्राइस पर। लेकिन जब हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं ना, तो इस पूरी वैल्यू को US डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है और बस यहीं से सारा खेल पलट जाता है। हाँ, GDP के अनुमानों में बदलाव का भी असर हुआ है, लेकिन इस पूरी कहानी का जो असली विलेन है वो है रुपये का कमजोर होना। जरा सोचिए, जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है तो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी का साइज कम से कम कागज पर छोटा दिखने लगता है। रुपये की ये गिरावट कितनी बड़ी है वो यहाँ साफ दिखता है। कुछ साल पहले $1 के लिए लगभग 83 रुपये देने पड़ते थे। हाल ही में ये कीमत 93 रुपये तक पहुंच गई और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये 100 का आंकड़ा भी पार कर सकता है। इस गिरावट का सीधा मतलब है कि ग्लोबल स्टेज पर हमारी इकोनॉमी की वैल्यू घट गई है। अब रैंकिंग का ये ऊपर नीचे होना सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है। इसके असल दुनिया में बहुत गहरे असर होते हैं जो इकोनॉमी के हर हिस्से को छूते हैं। इसका एक असर तो हमें सीधा इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिला। निफ्टी 50 में करीब 10% की बड़ी गिरावट आई। जाहिर है, जब इकोनॉमी को लेकर आउटलुक बदलता है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा भी डगमगाता है। तो इसके जो नतीजे हैं वो बिल्कुल साफ हैं। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त करेक्शन आया है, और सबसे बड़ी बात, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जैसे जो हमारे नेशनल टारगेट्स थे, अब उन्हें फिर से देखना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि उन वादों को पूरा होने में अब और वक्त लगेगा। इस पूरी सिचुएशन पर द वायर का एक कोट काफी कुछ कहता है। उनके मुताबिक सरकार ने फाइनल डेटा का इंतजार किए बिना सिर्फ IMF के अनुमानों के आधार पर जो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ऐलान कर दिया था, वो ऐलान अब कह सकते हैं कि वक्त से पहले किया गया एक दावा साबित हो रहा है। और इस तरह के बड़े ऐलान अक्सर सरकार के टॉप लेवल से ही होते हैं। तो अब इन बड़े लक्ष्यों की जो टाइमलाइन थी, उस पर फिर से सोचने की जरूरत पड़ गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? इस सिचुएशन से उभरने के लिए हमें किन बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना होगा? इनमें से एक बहुत बड़ी चुनौती है करंट अकाउंट डेफिसिट या CAD। सिंपल भाषा में, जब कोई देश जितना सामान बाहर बेचता है उससे कहीं ज्यादा खरीद लेता है तो ये घाटा होता है, और जितना ज्यादा ये घाटा बढ़ता है उतना ही ज्यादा देश की करेंसी यानी रुपये पर नीचे आने का प्रेशर बनता है। और ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है, ये लगातार बढ़ रहा है। दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं और जिस तरह से एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से भारत का ये घाटा GDP के 2% तक पहुंच सकता है, और ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो इन बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अब छोटे मोटे उपायों से काम नहीं चलने वाला। अब जरूरत है कुछ ऐतिहासिक फैसलों की, कुछ बड़े और साहसिक कदमों की। रुपये को संभालने और इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने के लिए एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। पहला, हमें अपना इंपोर्ट बिल यानी बाहर से सामान मंगाने का खर्चा कम करना होगा। दूसरा,
हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बहुत एग्रेसिव तरीके से बढ़ाना होगा। और तीसरा, हमें एक प्रोएक्टिव जियोपॉलिटिकल पॉलिसी अपनानी होगी ताकि दुनिया में हो रही उथल-पुथल का हम पर कम से कम असर हो। चलिए, अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि भले ही मंजिल थोड़ी दूर हो गई है, लेकिन हम रास्ते से भटके नहीं हैं। ये एक देरी है, नाकामी नहीं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1999 में भारत दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज में भी शामिल नहीं था। आज हम 6 नंबर पर हैं। हाँ, ये गिरावट एक झटका जरूर है, लेकिन अनुमान यही बताते हैं कि 2028 तक हम फिर से चौथा और 2031 तक तीसरा स्थान हासिल कर लेंगे। तो पिछले 25 सालों का सफर देखें तो ये एक जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी का ही एक हिस्सा है। ये दो तस्वीरें ये पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती हैं। एक तरफ वो गिरता हुआ ग्राफ है जो हमें इस शॉर्ट टर्म झटके की याद दिलाता है, और दूसरी तरफ ये चहल पहल से भरा पोर्ट है जो हमारी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और ताकत का सबूत है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं, क्या ये सिर्फ एक मामूली सी फिसलन है, एक टेम्पररी सेटबैक है, या फिर ये उन बड़ी लॉन्ग टर्म चुनौतियों की तरफ इशारा है जिनसे भारत को आने वाले समय में निपटना ही होगा? ये सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।